नमस्कार दोस्तों, सुलेख कहानियाँ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज प्रस्तुत है सुभद्रा कुमारी चौहान जी द्वारा लिखी हुई कहानी दुनिया। मिसेस चोपड़ा की बड़ी बड़ी आंखें सजल हो गईं। उन्होंने रूंधे हुए गले से कहा, रामेश्वर बाबू, दुनिया इतनी अकृतज्ञ है, मुझे न मालूम था। इसके आगे वो कुछ बोल न सकी। मैंने संतावना के स्वर में कहा, खैर, आप इन बातों पर अब कुछ ध्यान न दें। एक सच्चे हितैषी के नाते मैंने आपको केवल सचेत कर दिया है। मैं आपके ही सामने अधिक क्या कहूँ, परंतु कभी कभी क्रोध आ जाता है और रोके नहीं रुकता। अभी निमंत्रण की लिस्ट में उन लोगों का भी नाम देखकर मैं अपने क्रोध का स्मरण ना कर सका और इतनी बातें आपके सामने कह दी। किंतु फिर भी मैं आपके अंतिम निवेदन यही करूँगा कि जिसे आप अपना हितैषी समझती हैं वो आपकी भूल है। वे ही लोग जो आपके सामने बहुत घुल मिलकर सज्जनता का स्वरूप रखकर आपसे बातें करते हैं, बाहर न जाने कितनी बुरी बातें वो बकते हैं। अब तो निमंत्रण जा चुके हैं, फिर भी आप जो कुछ कहें मैं उलटफेर करने को तैयार हूँ, मिसेस चोपड़ा ने कहा। उनकी आवाज़ भारी, चेहरा विवर्ण और आंखें लाल थी। मैंने कहा, अब तो उलटफेर करना ठीक ना होगा मिसेस चोपड़ा, परंतु आगे का आप ख्याल रखें। इन नर रूपी पशुओं से आप जितनी दूर दूर रहें उतना ही अच्छा है, कहकर मैंने अपने घर की राह ली। जाड़े के दिन थे, रात के 10 बज रहे थे। अब भी नारायण क्लब में रोशनी थी। मैंने सोचा, चलकर देखूं तो सही, यहाँ इतनी रात तक क्लब में कौन कौन महाशय विराजमान हैं। साइकिल दरवाजे पर टिकाकर मैंने अंदर कदम रखा ही था कि मिस्टर शुक्ला दौड़कर मुझसे लिपट गए। आइए आइए रामेश्वर जी, कहिए सब कुशल है ना? आप तो बहुत दिनों के बाद दिखे। मिस्टर रामलाल ने आंख मारते हुए कहा, अरे भाई, आजकल तो ये बड़े घर के मेहमान हैं, हम लोगों के पास तक आने का समय इनके पास कहाँ। अब उधर से छुट्टी मिले तब ना। प्रेम नारायण ने चुटकी ली, भाई किस्मत तो इसी को कहते हैं। हम लोग चक्कर ही लगाते रह गए और हजरत ने वहाँ ऐसा रंग बांधा कि अब वहाँ किसी दूसरे की पहुँच ही नहीं हो सकती। कहते कहते उसने मेरी पीठ ठोकी। किसके विषय में कटुक्तियाँ थी मैंने सब समझ ली, फिर भी कुछ अनजान बनते हुए बोला, तुम लोगों की बातें मेरी समझ में नहीं आई। पहेली की तरह मत बुझाओ, साफ साफ कहो ना, किस बड़े घर की मेहमानदारी मुझे मिली है। सुना है कल मिसेस चोपड़ा के लड़के का जन्मदिन है और बड़ा भारी आयोजन किया जा रहा है। 150 आदमियों को चाय पार्टी के लिए निमंत्रण भी बांटे गए हैं। सच है ना रामेश्वर जी? मिस्टर शुक्ला ने पूछा। मैंने कहा, सच भी हो सकता है, झूठ भी, मैं ठीक नहीं कह सकता। पर मिसेस चोपड़ा के लड़के की वर्षगांठ और आप लोगों की इन उड़ी उड़ी बातों का क्या संबंध? मैं तो आपकी पहेली का अर्थ पूछ रहा था, जो कि अभी आपने मुझे बुझाई है। बनो ना दोस्त, अभी वहीं से आ रहे हो और कहते हो मुझे मालूम नहीं है। हम लोग हिस्सा तो लगाने आते नहीं, फिर सच सच कहने में क्यों संकोच करते हो? एक कुटिल हंसी के साथ प्रेम नारायण ने मुझसे कहा। मेरे बदन में आग सी लग गई, फिर भी मैंने अपने क्रोध को दबाया। मैंने सोचा, भला देखूं तो सही ये लोग किस हद तक जाते हैं। क्या आप लोग मिसेस चोपड़ा के विषय में कुछ कहना चाहते हैं? मैंने पूछा। मिस्टर शुक्ला गंभीर होकर बोले, हाँ भाई रामेश्वर, हम नहीं चाहते कि तुम भी उस भूल भुलैया में भूले भूले फिरो। मिसेस चोपड़ा को कौन नहीं जानता, सारे शहर में तो उसी की चर्चा है भाई। एक नज़र में तो वो लोगों को पागल बना देती है, औरत नहीं जादूगरनी है। पर धिक्कार है मिस्टर चोपड़ा को, क्या उन्हें ये बातें ना मालूम होंगी? प्रेम नारायण बोला, अरे मालूम क्यों नहीं है, औरत की कमाई पर ही तो इतना बड़ा मकान खड़ा कर लिया है, नहीं तो 450 में आजकल होता क्या है। मिसेस चोपड़ा को नहीं देखते, रेशम छोड़कर दूसरी बात ही नहीं करती। देखा नहीं किस ठाट से निकलती हैं, कपड़े सदा कीमती पहनती हैं, घर में 4-6 नौकर चाकर हैं, ये उन्हीं की कमाई है, नहीं तो मिस्टर चोपड़ा के 450 में पूरा ना पड़ता भाई साहब। रामलाल ने घृणा भरे स्वर में कहा, भाई मुझे तो उसकी शक्ल से नफरत है। उसे तो यदि गृहस्थ ना कहकर वेश्या कहा जाए तो ठीक होगा, पर पुरुष से ऐसे बेशर्मी से बात करती है, उनके साथ ऐसे खुलेआम फिरा करती है कि कोई वेश्या क्या करेगी। पढ़ी लिखी औरतें क्या हमने देखी नहीं? पास ही की मेज पर बैठे हुए 2 सज्जन चाय पी रहे थे। अब तक इधर की बातें चुपचाप सुन रहे थे। शायद बात सहन शक्ति की सीमा से बाहर चली गई थी, इसलिए एक सज्जन ने कहा, बहुत बढ़ बढ़कर बातें तो ना करिए,
यदि आप लोग जरा सी पुचकारे जाएं तो कल ही मिसेस चोपड़ा की जूतियां चाटने को तैयार हो जाएं। आप इतना बकते हो तो कहिए, आपके पास प्रमाण है कि मिसेस चोपड़ा का चाल चलन खराब है? मिस्टर रामलाल के मुंह पर जैसे किसी ने थप्पड़ सा मार दिया। मिस्टर भगवती प्रसाद को देखकर वे जरा सा सकुचाए। बोले, आप क्या जाने, मुझे तो सब मालूम है। ये इतने आदमी जो कहते हैं क्या सब झूठी है? भगवती प्रसाद ने तेज स्वर में कहा। मैं उन्हें आज 20 साल से जानता हूँ। आपका तो परिचय भी उनसे नहीं है, पर मैं तो उनके साथ वर्षों रहा हूँ, एक साथ एक मकान में। हाँ, वो जिस प्रकार के वातावरण में पली हैं वैसा ही उनका स्वभाव भी है। पर्दा उसने ना बचपन से किया है ना अब कर सकती हैं। उसकी नज़र में स्त्री पुरुष समान है, इसलिए वो सबसे खुलकर प्रेम पूर्वक मिलती हैं। यही उनके आचरण का दोष है। किसी भी सुधार के काम में पुरुषों से भी सदा 2 कदम आगे रहती हैं। यही उनकी कमजोरी है। कहते कहते भगवती प्रसाद का चेहरा आरक्त हो गया। सब लोग चकित दृष्टि से उनकी ओर देख रहे थे। हम लोगों को अनुमान भी ना था भगवती प्रसाद भी मिसेस चोपड़ा से परिचित होंगे, क्योंकि हम लोग उन्हें परदेसी समझते थे। वे लाहौर से अभी 2 महीना पहले ही यहाँ आए थे। कुछ ठहर कर वो फिर बोले, लेकिन कहने वालों की जुबान को लगाम कौन लगाए? चमड़े की जुबान ठहरी, जिधर चाहा हिला दिया। सत्येंद्र बीच में ही बात काटते हुए बोले, पर आप क्यों नाहक इन लोगों के मुंह लगते हैं? बकते हैं बकने दीजिए। सूरज पर धूल फेंककर कोई उसके प्रकाश को धीमा नहीं कर सकता। धीरे धीरे रामलाल, प्रेम नारायण और मिस्टर शुक्ला खिसक गए। अब वहां पर मैं, सत्येंद्र और भगवती प्रसाद रह गए। हम लोग भी घर की ओर चले। रास्ते में मुझे संबोधित करके भगवती प्रसाद ने कहा, रामेश्वर जी, तुम में इतना साहस नहीं कि इनके मुंह पर थप्पड़ लगा देते? वो तो तुम्हें भी लांछन लगा रहे थे। मुझे तो ऐसी बातें कहते तो मैं बिना मारे ना रहता। मेरे मुंह से कोई बात ना निकली। सच बात तो ये थी कि मिसेस चोपड़ा मेरे लिए भी एक पहेली सी थी। आज साल भर से मैं उनके घर रोज जाता रहा हूँ। वो सदा प्रसन्न मुद्रा में मेरा स्वागत करती थी। उनकी वाणी में वो मिठास थी, चितवन में वो मोहकता थी कि कभी कभी मैं ये शक करने लगता कि शायद उनका मेरे साथ अनुचित तरह का प्यार है। किंतु दूसरे ही क्षण में होश में आ जाता जब मैं देखता ठीक वैसा ही व्यवहार वो दूसरों से भी करती हैं। वो इतनी मिलनसार थीं, स्वभाव में इतनी मधुरता थी कि हर एक मिलने वाला यही सोचता हुआ जाता कि उसके साथ ही ऐसा व्यवहार किया गया है, और साथ ही दुष्ट प्रकृति वाले ये भी सोचते कि ये उन पर आसक्त है, इसलिए ऐसा मधुर व्यवहार करती है। मिस्टर चोपड़ा लाहौर के रहने वाले बहुत ही उन्नत विचार के सज्जन पुरुष थे। वे कुछ साल पहले यहाँ इंजीनियर बनकर आए थे। बड़े ही नेक, मिलनसार और उदार चरित्र पुरुष थे। स्त्री भी उनकी उतनी ही अनुरूप थी। उन्होंने किसी विद्यालय से कोई डिग्री तो ना हासिल की थी, फिर भी उनकी शिक्षा बहुत ऊंची, विचार बहुत परिपक्व और आदर्श महान थे। पति पत्नी में बहुत प्रेम और विचारों में बड़ी समानता थी। ये एक आदर्श जोड़ी थी। मिसेस वीना चोपड़ा अपने माता पिता की अकेली संतान थी। उनके पिता सुधारक सभा के प्रेसिडेंट थे। वो पुरानी लकीरों के फकीर ना थे। वीना अपने पिता के साथ छुटपन से ही सभा सोसाइटियों में जाती थी और अक्सर व्याख्यान भी दिया करती थी। स्त्री पुरुष उनके लिए समान थे। वो पुरुषों से भी उसी प्रकार निसंकोच भाव से मिल सकती थी जैसे स्त्रियों से। लेकिन पिछड़े हुए समाज में वीना का इस प्रकार निसंकोच भाव से पर पुरुषों से मिलना, अकेली सभा सोसाइटियों में चले जाना, किसी दूसरे व्यक्ति के साथ अकेली वापस आना पाप हो गया। पहले तो लोग कुछ अधिक ना कह सकते थे, किंतु इधर जब से अछूतोद्धारिणी सभा का निर्वाचन हुआ और शहर में इतने महानुभावों के रहते हुए भी अछूतोद्धारिणी सभा की अध्यक्षा वीना देवी चुनी गईं, और इस सिलसिले में उन्हें बहुत से व्यक्तियों से मिलना जुलना पड़ा, बहुत जगह आना जाना पड़ा, कई ऐसे व्यक्तियों से भी संसर्ग रखना पड़ा जिनसे शायद वीना कभी मिलना भी ना चाहती। तो उन लोगों को खुलेआम बकने का मौका मिला। जिन्हें वीना की चाल ढाल ना पसंद थी, उन्हें वीना को दिया हुआ सम्मान फूटी आंख ना सुहाता था। 1 2 3 4 नहीं, वीना के साथ जिसने भी सहानुभूति प्रदर्शित की, जिस किसी ने उसके साथ घंटे आध घंटे बात की, वो वीना का प्रेमी हो गया। दूसरे दिन मिसेस चोपड़ा के यहाँ वर्षगांठ का समारोह था। 4 बजे कुछ स्त्री पुरुषों का सम्मिलित भोज था। हम लोग सब पहुंचे, पर मिसेस चोपड़ा ना थी। मालूम हुआ वे रात से अस्वस्थ हैं, इसलिए खुद इस भोज में शामिल नहीं हो सकती। बीच में कई सज्जनों ने उनसे मिलकर सहानुभूति
और धन्यवाद देना चाहा, पर मिस्टर चोपड़ा ने यह कहकर टाल दिया कि वे इस समय मिल न सकेंगी। आप लोगों को आने की कृपा के लिए धन्यवाद देता हूँ। सब लोगों के जाने पर मैंने, भगवती प्रसाद और सत्येंद्र ने मिसेस चोपड़ा के ड्राइंग रूम में प्रवेश किया। वो बैठी अपने बच्चे को कपड़े पहना रही थी। मुझे देखते ही आदर प्रदर्शित करते हुए उन्होंने अभिवादन किया। भगवती प्रसाद और सत्येंद्र को उन्होंने कुछ न कहा, पर वे लोग बहुत समीप जाकर बैठ गए। अब मैं समझा इनका संबंध कितना घनिष्ठ है। क्या सचमुच आपकी तबीयत खराब थी? भगवती प्रसाद ने पूछा। जी नहीं, पर मैं इन लोगों के पास बैठने में अपना अपमान समझती हूँ। अब तो भूल हो ही गई। अब आप देखेंगे कि मेरे यहाँ मेरे इन कुछ गिने चुने मित्रों को छोड़कर कोई दूसरा न आ सकेगा, मिसेस चोपड़ा ने गंभीर स्वर में कहा। उनके चेहरे पर कुछ ऐसी शांति, ऐसी निष्ठा और ऐसी गंभीरता थी कि हम लोगों को कुछ कहने का साहस ना हुआ। वो किसी काम से अंदर चली गई। इसी अरसे में भगवती प्रसाद ने मुझे एक पत्र दिखलाया। पत्र पर सिरनामे की जगह कुछ ना था। मजूमन इस प्रकार था। आपसे मिलकर बड़ी प्रसन्नता हुई। 1000 मुंह से आपकी प्रशंसा करूं तो भी नहीं कर सकता। मैं आज आपसे आपके प्रणय की भीख मांगता हूँ। आप तो दाता हैं। आपकी दानशीलता प्रसिद्धि पा चुकी है। क्या मुझ भिखारी को भी संतुष्ट करेंगी? यदि आपने कृपा न की तो मैं बेमौत मर जाऊंगा। अनुचर। नाम किसी का ना था। नीचे जो उत्तर भेजा गया था उसकी प्रतिलिपि थी। मैंने स्वप्न में भी ना सोचा था कि आप मनुष्य के रूप में राक्षस हैं। अपने मित्र की स्त्री के प्रति ऐसा कुभावना रखने के बजाय आपको तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए था। कृपा करके अब आप मेरे यहाँ कभी तशरीफ ना लाएं। पत्र पढ़कर मैंने विस्फारित नेत्रों से भगवती प्रसाद की ओर देखा। उन्होंने पूछा, पहचानते हो ना ये किसकी हस्तलिपि है? हाँ हाँ, अच्छी तरह, मैंने कहा। तो फिर ऐसा चुका खाकर वो उसके खिलाफ ना बकेंगे तो क्या करेंगे? भगवती प्रसाद ने कहा। और है भी तो वो बिना दिमाग का पहले नंबर का उल्लू। फिर वो अपने 10-5 साथियों के दिमाग में भी उसके प्रति ऐसी कुभावनाएं भर दे तो आश्चर्य ही क्या है। किंतु आप किसी सहृदय व्यक्ति से पूछिए कि उसकी धारणा मिसेस चोपड़ा के विषय में क्या है, फिर वो आपको बतलाएगा। मैंने देखा कि भगवती प्रसाद की बातें अक्षरशः सत्य थी। अपनी शक मिटाने के लिए, अपना खिसियानापन दूर करने के लिए मनुष्य की पार्श्विक प्रवृत्तियां नीच से नीच काम करने में भी नहीं हिचकती। मिसेस चोपड़ा ने प्रवेश करते हुए कहा, ये किसकी जन्मपत्री देखी जा रही है? मिस्टर शुक्ला की, सत्येंद्र ने हंसते हुए कहा। उम्मीद है आज की कहानी आपको पसंद आई। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।